हाँ, तो दोस्तों हम लोग कब्ज़ पे बात कर रहे हैं कि कब्ज़ क्या है, कैसे होता है। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ। एक वो देखे होंगे आपने गाँव में जो गाँव में गन्ने होते हैं उसको हम लोग भेजते हैं मिल पे। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो है कैसे हम लोग गन्ना भेजते हैं मिल पे और ये गन्ने से मिल कैसे चीनी बना देता है इतना जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं चीनी व्हाइट ऐसा तो कुछ उसका इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि जब हम लोग गन्ने को हम लोग मिल में डालते हैं, मिल में भेजते हैं, तो मिल क्या करता है, उसको मशीन में डालता है। मशीन में उसकी पेराई होती है। उसको जो है पेर के उस पे एक प्रेशर, एक क्रश उसको करता है मशीन। उसके बाद से उसके जो अंदर का मटेरियल है, वो निकलता है और उसको मशीन ले लेता है अपने अंदर, जो भी उसका रस निकलता है उसको मशीन अपने अंदर ले लेता है और उसमें तरह-तरह के केमिकल डाल के उसको मॉडिफ़ाई करके फिर उसको सुखाना, तोड़ना जो भी होता है, वो सारे प्रोसीजर से होते हुए वो चीनी बन जाती है, मतलब यूटिलाइज़ हो जाती है, यूज़ हो जाती है। जो उसका टारगेट है वो बन जाता है। लेकिन कहीं भी कोई भी फैक्ट्री या कोई चीज़ चल रही है, कोई काम चल रहा हो, तो उसका एक वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। लेकिन जो कचरा है उसको एक दूसरे पाइप से निकालते हैं। अब वो पाइप में कोई आगे से पाइप पतला है या पाइप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या पाइप में कुछ फँस गया, तो वो क्या होगा? कचरा निकलेगा नहीं, तो वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। सेम इसी तरह अपना जो इंटेस्टाइन सिस्टम है जीआई सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, सेम वही प्रोसीजर है। आइए इसको हम एक वीडियो में दिखाते हैं आपको कैसे ये मैकेनिज़्म काम करता है। इसमें हम लोग देखेंगे जब हम लोग खाना खाते हैं तो माउथ से होके वो इसोफेगस, ये जो रास्ता दिख रहा है इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है जिसे पेट कहते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं ये रेड रेड जो दिख रहा है ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर यहाँ से फाइनली ये जो है पहुँचता है बड़ी आंत में। अभी ये बीच में जो दिखा रहा है कि इसमें क्या है कि जो रास्ते से जैसे-जैसे गुज़रता है खाना अपना, वो क्या होता है बीच-बीच में उसमें कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड जिसे एंजाइम वगैरह कह सकते हैं, वो सब सिक्रीट होती हैं और उस जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करती हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि उसकी पिसाई होती है। फिर वो धीरे-धीरे और नीचे पहुँचता है छोटी आँत से होते हुए वो बड़ी आँत में पहुँचता है। बड़ी आँत में जाने के बाद फिर वो फाइनली आपके पहुँचेगा कोलन में। ये असेंडिंग कोलन दिखा रहा है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन, फिर ये डिसेंडिंग कोलन और ये लास्ट में सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम। यहाँ से फाइनली पॉटी के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो निकल जाता है। अब इस रास्ते में अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है कि हम कुछ कारण तो जान ऐसे में लेते क्या हैं कि होगा क्या-क्या यहाँ कारण पे होते हैं। जैसे अगर खाने में जो आपके कंटेंट फाइबर हो कम है वो नीचे की और तरफ या नहीं जा डेयरी पाएगा। नीचे की तरफ प्रोडक्ट नहीं ज़्यादा जाएगा है, तो वही ये हो कॉन्स्टिपेशन सकता है। कहलाता है। डिहाइड्रेशन दवाएँ हो, पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा पसीने हो जा रहे हैं, तो हो सकता है। फिज़िकली इनएक्टिविटी, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं आप, तो हो सकता है बैठे हुए हैं। और कुछ दवाएँ भी होती हैं जो करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट और ओपियोइड वगैरह। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो कुछ हार्मोनल चेंज भी होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह में कॉन्स्टिपेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं, कब्ज़ के। इसके अलावा जो है कुछ हो सकता है जीआई में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो उस वो एक रीज़न होता है और एज फैक्टर भी होता है। अब हम थोड़ा-सा ये देख लेंगे कि क्या-क्या रिस्क फैक्टर हैं, यानी किन लोगों में ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो 65 साल से ज़्यादा की अगर उम्र है आपकी, तो होने का चांस ज़्यादा रहेगा। फीमेल में ज़्यादा चांस रहता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस रहता है, जो लोग कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर बैठने वाला जिनका काम है, उनमें भी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। थोड़ी-सी इसमें बात कर लेते हैं कि इसके सिम्पटम क्या-क्या होते हैं। तो बार-बार इसमें हो सकता है कि आपको लैट्रिन लगे, पोटी लगे, लेकिन होगी नहीं, है ना? प्रॉपर आपको जैसे फ़ील नहीं होगा कि प्रॉपर फ्रेश हुए हैं और बहुत हार्ड स्टूल होगा और बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, स्ट्रेनिंग एक उसमें होगा, तो ये चीज़ है और स्टूल पास करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, ये चीज़ होती है और कभी-कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में आपको क्या करना है, हम इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि आपको खाने-पीने का पहले तो ध्यान रखना है कि डाइटरी चेंजेस आपको करने हैं। खाने में आपको क्या लेना है, हाई फाइबर डाइट, जैसे कि अमरूद, सलाद, खीरा, ये सब जो आते हैं ये हाई फाइबरस डाइट में आते हैं। और पानी प्रॉपर मात्रा में आपको पीना है, खूब सारा पानी पीना है दिन भर में, कम से कम 4 से 5 लीटर अगर पी सकते हैं तो पीजिए। और मॉडरेट एक्सरसाइज़ आपको चाहिए। सुबह उठिए तो आप क्या करिए, थोड़ा-सा 1 गिलास पानी पी लीजिए। उसके बाद कोशिश करिए थोड़ा-सा टहलने की, आधा 1 किलोमीटर आप टहल के आइए। जब आपको प्रेशर लगे, आपको फ़ील हो कि हमें जाना चाहिए अभी फ्रेश होने, तभी जाइए।
बिना उसके ना जाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, आप चले जाएँगे तो उस पे बैठेंगे, आप कमोड पे बैठ रहे हैं, तो आप प्रेशर लगाएँगे, वो स्ट्रेनिंग क्रिएट करेगी और फिर वहाँ की जो टिश्यू होती है नीचे की, वो रेक्टम की, वो फटने के चांस रहते हैं, जो फाइनली ब्लीडिंग हो सकता है आपको, पाइल्स हो सकता है, हेमोरॉइड हो सकता है, या फिर पहले से है तो आपको और दिक्कत होगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या हम लोग कुछ लैक्सेटिव देते हैं, लैक्टोलोज़ वगैरह आता है, उसको दिया जाता है, जो कि एसओएस में होता है, जब ज़रूरत हो जब लिया जाता है। आप लेंगे तो अगले दिन फ्रेश हो जाएँगे, फिर ज़रूरत है तो लीजिए, अदरवाइज़ उसको बंद कर दीजिए। लेकिन अगर डायबिटिक हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, लैक्टोलोज़ शुगर का लेवल बढ़ाते हैं। इन सब के अलावा आपकी बॉवेल हैबिट जो है अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप एक फ़िक्स टाइम पे आप जैसे सुबह फ्रेश होते हैं तो डेली सुबह फ्रेश होइए। एक आदत बना लीजिए कि सुबह में फ्रेश होना है या शाम में होना है, 2 टाइम होना है तो 2 टाइम का आदत बना लीजिए। इससे क्या होता है एक्चुअली, जो आपका डेफिकेशन है यानी लैट्रिन करने का जो प्रोसेस है आपका, वो क्या है, वो एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, मतलब उसमें ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और जो कुछ हार्मोन्स वगैरह भी उस पे काम करते हैं। तो एक सेंसेशन ब्रेन से भी आना चाहिए कि हाँ, मुझे डेफिकेशन करना है, मुझे जाना है फ्रेश होने, तो फीलिंग आती है। ऐसे रैंडम किसी भी टाइम आप चले जाएँगे फ्रेश होने, तो प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो आपको स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप प्रेशर लगाएँगे तो वो फाइनली आपको डैमेज करेगा नीचे के टिश्यू को, अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड है तो। कुल मिला-जुला के इसमें आपको अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है चीज़ों को, कैसे काम कर रही है, वो चीज़ आप समझना है। यानी क्या चीज़ आपको फ़ायदा कर रहा है, क्या नुकसान कर रहा है। जो फ़ायदा कर रहा है उसको आप रूटीन में ले सकते हैं। जैसे पानी पीने से आप फ्रेश हो जा रहे हैं, तो आप पानी पीने वाला आदत डाल लीजिए। कुछ लोग चाय पी के जो है फ्रेश हो पाते हैं, कुछ लोगों का और भी तरीका अलग-अलग होता है। तो जो आपको लगे वो सही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसे अगर आप कमोड पे बैठ रहे हैं तो उसका सही एंगल क्या होना चाहिए, मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ये एंगल होना चाहिए। और इंडियन टॉयलेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उस पे। एक्चुअली क्या है आपका जो इंटेस्टाइन और रेक्टम और सिग्मॉइड कोलम, उसका जो पोजीशन है, अगर वो स्ट्रेट जब होती है ना, तो बहुत ईज़िली डेफिकेशन होता है, स्टूल पास हो जाता है। लेकिन अभी जो वेस्टर्न जो टॉयलेट है अपने पास, उस पे हम लोग बैठते हैं तो उसका एंगल इधर-उधर ऐसा रहता है कि एक प्रेशर और वो सीक्वेंस बन ही नहीं पाती है।